गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का 4th चैप्टर माटी वाली समझाने जा रही हूँ। माटी वाली नामक पाठ विस्थापितों की समस्या पर आधारित है। विस्थापित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना। टिहरी के सेमल का तत्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। यानी कि टिहरी के सेमल का तत्पड़ मोहल्ले का नाम है। वहाँ के आखिरी घर में खोली में पहुंचकर आखिरी घर के मकान में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं तथा वह सबको जानती है। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है। यानी कि जो माटी वाली है वो सबको लाल मिट्टी देती है घर को लीपने के लिए। उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं और वो लाल मिट्टी चूल्हे भी पोतने के काम आते हैं। उसके बिना लोगों की लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। अगर वो लाल मिट्टी ना दे तो लोग लिपाई किस चीज़ से करें, ये समस्या आ सकती है। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। यानी कि टिहरी शहर में केवल वही एक माटी वाली है जो लाल मिट्टी पहुंचाती है। शहर में कहीं माठा खाना है नहीं। यानी कि शहर के अंदर नहीं है, शहर से कहीं दूर है। नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी और नदियों के तट जो बने हैं वहाँ पर रेतीली मिट्टी है जिससे लिपाई नहीं हो सकती। इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। जब उसकी मिट्टी को देखते हैं नए नए जो किराएदार रहने के लिए आते हैं तो उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बूढ़ी औरत है। यानी कि नाटा कद यानी कि छोटे कद की एक बूढ़ी औरत है। घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। घर की जो मालकिन थी उसने कच्चे आंगन में, यानी कि उसका जो आंगन था वो कच्चा था और वहाँ पर उसने कहा कि तुम मिट्टी को वहाँ पर उड़ेल दो, यानी कि गिरा दो। माटी वाली ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। यानी कि माटी वाली ने अपने सिर से कनस्तर उतारा और एक किनारे पर अपनी लाल मिट्टी को गिरा दिया। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। मालकिन थी जो उसने खाने के लिए उसको 2 रोटी दी और इसके लिए चाय लाने रसोई में चली गई और 2 रोटी दी और उसके पास सब्जी नहीं थी, इसलिए वो चाय लाने के लिए रसोई में चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा और रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। पीछे से माटी वाली ने देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है और जैसे उसके सिर पर जो कपड़ा रखा हुआ था जिस पर वो कनस्तर रखती थी उस कपड़े के छोर पर उसने वो रोटियों को बांध लिया। मालकिन के आने पर यूं ही मुंह चलाने लगी। मालकिन जैसे ही आई तो ऐसे मुंह चलाने लगी जैसे वो रोटी खा रही हो। उसने सोचा कि वह एक रोटी अपने बूढ़े को दे देगी। यानी कि उसने सोचा कि ये 2 रोटी हैं तो एक रोटी तो मैंने खा ली और जो एक रोटी बची है वो मैं अपने बूढ़े पति को दे दूँगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के साथ रोटी निगल ले, यानी कि वो चाय के साथ रोटी को खा ले। आज साग नहीं है, माटी वाली बोली। चाय भी बहुत अच्छा साग है, मतलब यानी साग मीन्स सब्जी। क्या सब्जी नहीं है? तो माटी वाली बोली कि चाय भी एक बहुत अच्छी सब्जी है। मालकिन ने कहा भूख अपने में एक साग होती है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। यानी कि जब भूख लगी होती है तो भूख ना रूखा सूखा देखता है और ना अच्छा बुरा देखता है। उसे तो लगता है कि जो भी है वो खा लो और अपने भूख को मिटा लो। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुड़कते हुए कहा। माटी वाली को पीतल के गिलास में उसकी मालकिन ने चाय दी और वो बहुत तेज तेज से सू सू की आवाज़ निकाल निकाल कर चाय पीने लगी कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हुए हैं मालकिन। मतलब माटी वाली बोली मालकिन से कि तुमने ये पीतल के जो गिलास है वो बहुत संभाल कर रखे हैं। मालकिन बोली पुरखों की चीज़ों को सबको मोह होता है। जो पुराने हमारे पुरखे हैं उनकी धन संपत्ति, उनकी चीज़ों का सबको मोह होता है, इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। इसलिए मैं ये पीतल के जो गिलास हैं इनको मैं कभी नहीं बेचती। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली कहती है कि आप की तो ज़मीन जायदाद है तो आप तो कहीं भी जाके बस जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना कोई मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए कोई सहारा। तो मैं ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि मैं इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर कहाँ जाऊँगी। माटी वाली बोली
ज़मीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे। जिनके पास ज़मीन जायदाद है वो कहीं ना कहीं तो रहने पहुंच ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई। चाय पी ली और उसी टाइम माटी वाली का दूसरे घर से बुलावा आ गया और वो दूसरे घर में चली गई। वहाँ से मिट्टी ले आने का आदेश मिला, साथ में 2 रोटियां भी मिल गई। उसने कहा कि कल लाल मिट्टी ले आना और उसने 2 रोटियां भी दे दी। उसने उन्हें भी कपड़े के छोर में बांध लिया। माटी वाली का गांव शहर से दूर था। जो माटी वाली का गांव था वो उस शहर से दूर था। पैदल पहुंचने में 1 घंटा लगता था। वो पैदल जाती थी तो उसको 1 घंटा आने और जाने में लगता था। वह सोचने लगी, घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूँगी। अब वो सोच रही है कि आज मुझे 2-3 रोटियां मिल गई हैं, तो 3 रोटियां मिल गई हैं तो मैं ऐसा करूँगी कि पहले घर जाकर प्याज को कूट लूँगी और पीस कर तलूँगी, फिर अपने बूढ़े पति को खाने को दे दूँगी। फिर मैं जो बूढ़ा पति मेरा इंतज़ार कर रहा है उसको मैं खाने के लिए दे दूँगी। रोज़ की उसकी यही दिनचर्या थी। वह मिट्टी खोदने, पहुंचाने और वापस आने में रात कर देती। उसको मतलब 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने में लग जाता और वो मिट्टी पहुंचाने में उसको पूरी रात हो जाती थी। वह सोचने लगी, घर जा उसके पास रात हो जाती। उसके पास न अपना खेत है न ज़मीन। उसकी झोपड़ी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है और जो उसकी झोपड़ी भी बनी है वो ठाकुरों की ज़मीन पर खड़ी है और उसके बदले में उसको उनका काम करना पड़ता था। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची तो बूढ़ा पति उसका मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उसके घर आकर उसका निवास पूछा। टिहरी बांध के जो पुनर्वास के साहब थे वो घर आए और उनसे पूछने लगे कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा निवास कहाँ है। उसने बताया कि उसने ज़िंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। वो ये कहने लगी कि मैंने ज़िंदगी भर जो टिहरी गांव के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खाना उसके नाम है? तो वो बोली कि बूढ़ी औरत ने बताया कि माटा खाना मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। मतलब मैं रोजी रोटी वहाँ से लाल मिट्टी लाती हूँ, लोगों को पहुँचाती, यही मेरी रोजी रोटी है, लेकिन वो मेरे नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें ज़मीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। हमें तो केवल ये बताओ कि माटा खाना तुम्हारे नाम हो तो तुम उसके कागज़ लेकर आओ। बूढ़ी औरत ने पूछा, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? तो वो साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तुझे खुद तय करना होगा कि तुम क्या खाओगी। इसी के साथ टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सब ओर आपाधापी और अफरा तफरी मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे और शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। जो शहर के लोग थे उनके घर डूबने लगे थे, इसलिए वो घर को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल शमशान घाट भी डूब गए थे, यानी कि शमशान घाट वहाँ पे जो बने हुए थे वो भी डूब गए थे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। माटी वाली सोच रही है कि मेरा तो घर द्वार भी नहीं है और मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और वह सबसे कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, यानी कि गरीब आदमी को बेघर नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इसमें ये कहा गया है कि गरीब आदमी जो होते हैं वो कहाँ पर जाकर बसेंगे, विस्थापित, यानी कि कहीं दूसरी जगह पर अपना धंधा चलाना और अपने को वहाँ पे घर मकान बनाना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। इसलिए उसने कहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।